कुछ आपको होमवर्क दिया था? नो। टेस्ट डिस्कस करना है, टेस्ट पेपर डिस्कस करना है क्या? एनी डाउट इन टेस्ट पेपर? नो। आगे स्टार्ट करें? यस अच्छा चलो, तो फिर मैं पहले टेस्ट पेपर डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे, ठीक है? ये आप वीडियो ऑफ कर लें आप अपने, ठीक है? वीडियो ऑफ कर लें। शेयर कर रहा हूं अभी से, पेपर में शेयर कर रहा हूं। वीडियो लेक्चर अभी आप नहीं मिल रहे हैं क्योंकि एंटी सर की कुछ तबीयत सही नहीं है, इसलिए वो लेक्चर नहीं बन पा रहे हैं। व्हेन वो सही हो जाएंगे, कुछ उनकी तबीयत अभी गड़बड़ चल रही है, ठीक है, तो आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। अभी जो है नहीं, कोरोना नहीं है, फिर भी ऐसा नहीं है, लेकिन जो है अभी कंफर्टेबल नहीं है बनाने में, इसलिए अभी आपके वीडियो लेक्चर नहीं बन पा रहे हैं। ये एक मिनट मैं ओपन कर रहा हूँ पेपर को, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, चलिए इसमें क्वेश्चंस हैं, कोई एनी डाउट? 1 2 3 4? नो? ओके, अप टू 6? एनी डाउट? नो? यस 7? सब्जेक्टिव में कोई डाउट? नो? चलिए ठीक है। 7 में देख लीजिए, विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर। तो करेक्ट पूछा गया। साइज की बात करें तो कैटायन का साइज हमेशा क्या होगा, एनायन से छोटा ही होगा, तो ये तो वैसे गलत हो गया, कैटायन है ये एनायन है, ये तो गलत ही हो गया। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो नोबल गैस की, ठीक है, ज्यादा होगी। अब यहाँ पे क्या है, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम की ज्यादा होगी, क्योंकि एक प्रोटॉन का डिफरेंस है, ये 3s2, ये 3p, ये 3s1, पोटेशियम 4s1, तो सबसे कम पोटेशियम की डिस्टेंस न्यूक्लियस से ज्यादा होगी देन सोडियम, ठीक है, तो ये आंसर सही आएगा। आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टेबल कॉन्फिगरेशन आ गया है और एक प्रोटॉन का डिफरेंस है। ध्यान रखेंगे कॉन्फिगरेशन की बात तभी करते हैं जब एक प्रोटॉन का डिफरेंस होगा, ध्यान रखेंगे इस बात को, बार बार ये गलती करते हैं। वैसे उसी का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है जिसपे जेड ज्यादा है। कॉन्फिगरेशन के बेसिस पे हम जेड को प्रेफरेंस तब नहीं देंगे जब वहां पे एक प्रोटॉन का डिफरेंस होगा और वहां पे स्टेबल कॉन्फिगरेशन होगा, तो फिर हम जेड को प्रेफरेंस नहीं देते। अदरवाइज जिसका जेड ज्यादा है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, जिसको हम जेड इफेक्टिव भी बोल देते हैं, ठीक है। साइज ये भी सही, Na प्लस एम प्लस में ये आपका गलत हो गया, ये तो बताया था, ये यहाँ पे गलत हो गया, तो आंसर आपका बी आएगा, ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन नंबर और कोई डाउट?
सब्जेक्ट सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी सब्जेक्टिव वन, इसमें पूछा गया है कि हाउ मेनी पेयर्स फर्स्ट स्पीसीज हैज लोअर आयनाइजेशन एनर्जी देन द सेकंड वन। तो पहली की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी देन, तो एक प्रोटॉन का डिफरेंस है, ये ज्यादा है। उसने बोला लोअर, तो ये गलत हो गया, आंसर नहीं होगा। इसमें बी आर एंड के प्लस में तो आयनाइजेशन एनर्जी बी आर की ज्यादा होगी नॉन मेटल की, ये भी आंसर नहीं होगा। बेरिलियम बोरॉन में एक प्रोटॉन का डिफरेंस है, आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम की ज्यादा होगी, ये अभी आंसर नहीं होगा। उसने बोला आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। ठीक है, कैटायन एटम और एनायन में एटम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, जेड ज्यादा है, कैटायन होता तो उसकी ज्यादा होती। ठीक है, फिर एटम और कैटायन में किसका ज्यादा होगा, कैटायन का ज्यादा होगा, जेड, आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी, ये आंसर हुआ एक। फिर ऑक्सीजन और सल्फर में डाउन द ग्रुप, ऑक्सीजन और सल्फर में ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, तो ये भी आंसर नहीं हुआ। बेरियम स्ट्रोंशियम में किसकी ज्यादा होगी, स्ट्रोंशियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, बेरियम की कम होगी, ये तो उसने बोला है फर्स्ट आयनाइजेशन लोअर होगी देन द सेकंड, तो आई थिंक ये दो आंसर आएंगे। ठीक है, और कोई डाउट? थर्ड वन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिंक कैटायन दैट हैव वैल्यू ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर इक्वल टू 4, तो यहाँ पे जिंक कैटायन, जिंक का कॉन्फिगरेशन क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4 3d10 4s2, एटम का ये हुआ। तो जब वहां पे कैटायन आएगा तो यहाँ से s2 निकल जाएगा। अब उसने बोला L इक्वल टू 0 के लिए, तो L इक्वल टू 0 के लिए यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, इस पे भी दो होंगे। L इक्वल टू 0 का मतलब s ऑर्बिटल, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, 1 2। ठीक है, तो इनको ऐड कर दीजिए, टोटल कितने हुए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। क्लियर भाई? आई थिंक पर्सन में आ गई, तो ये केस हो गया। हो गया, और कोई डाउट? एनी डाउट? चलिए ठीक है, तो आगे की बात करते हैं। 6 में तो आई थिंक सिंपल है। 6 में विच आर द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैज लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी तो सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे भी 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे भी 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक इस चीज में जेड इफेक्टिव अलग अलग होगा, जेड किसका कम होगा, कैटायन का जेड ज्यादा ही होगा। वैसे हटा दो, एनायन में अगर हम देखें यही दो आंसर आएंगे, Cl माइनस और S2 माइनस में जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किस में ज्यादा होंगे, प्रोटॉन किस में ज्यादा हैं, 17 प्रोटॉन है ना इसमें, प्रोटॉन इसमें 16 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूं, है ना। प्रोटॉन, प्रोटॉन से जो जेड आएगा, 17 प्रोटॉन इसमें हुए, इसमें 16 प्रोटॉन हुए, तो जेड इफेक्टिव किस पे ज्यादा हुआ, इस पे ज्यादा हुआ। लोएस्ट पूछा है, लोएस्ट वैल्यू, तो लोएस्ट आंसर ये आ गया, ये आ गया। क्लियर? ओके ठीक है, चलिए, तो ऑल अबाउट ये मैंने आगे बात करते हैं। मैंने आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में आपको बताया था, जरा देखिएगा इसमें। तो यहाँ पे देखेंगे, मैंने स्केल के बारे में बताया था, एक आपका पॉलिंग स्केल है, दूसरा आपका मिल्कन स्केल। आई थिंक दोनों स्केल के बारे में मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको बताया था एक इस डिफरेंट स्केल्स होंगे। ठीक है, टू मेजर EN वैल्यू ऑफ एलिमेंट। तो इसमें एक आपका मिल्कन स्केल बताया था, मिल्कन स्केल में मैंने आपको बताया था वहां पे क्या होगा कि जो मिल्कन स्केल में जो
इलेक्ट्रॉनिटी किसी एलिमेंट की निकालेंगे वो एवरेज वैल्यू होगी, एवरेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी, लेकिन ध्यान रखेंगे ये तब हम बोल लेते हैं जब वहां पे energies are taken in electron volt. Electron affinity and ionization energy are taken in electron volt. अगर वो किलो जूल पर मोल में होगा या किलो कैलोरी पर मोल होगा तो फिर ये डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन मैंने बताया था सभी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो ये आपका दिस लिमिटेशन दिस स्केल सफर्स विद लिमिटेशन। क्या लिमिटेशन आएगा? विद लिमिटेशन this scale suffers with limitation because electron affinity value of all elements not known reported experimentally, not reported experimentally. ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास नहीं है, इसलिए हम कहते हैं ये स्केल सब एलिमेंट पे एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर जो नेक्स्ट स्केल आया वो मैंने आपको बताया था, दैट इज पॉलिंग स्केल। ठीक है, पॉलिंग स्केल में मैंने आपको बताया दिस स्केल इज बेस्ड ऑन बॉन्ड एनर्जी डेटा। तो बॉन्ड एनर्जी डेटा यहाँ पे यूज है, तो इट इज दिस स्केल इज मोर रिलायबल, this scale is more reliable because it is based on bond energy data। तो बॉन्ड एनर्जी डेटा और ये डिफरेंस वैल्यू देगा। डिफरेंस जैसे ए एंड बी एटम है, इनके बीच में बॉन्ड है, तो सपोज इलेक्ट्रॉनिटी ए एटम की अगर ज्यादा है तो ए एटम क्या करेगा, ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। ठीक है, क्लियर? तो जब पुल करेगा तो इस पे ये नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस जब लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस के लिए मैंने बताया था चाई माइनस चाई बी, ये मॉड ले लेते हैं। ठीक है, ये वैल्यू आती है। अब मॉड वैल्यू जो वहां पे लेते हैं तो वहां पे बताया था क्या होता है 0.0117 एंड डेल्टा। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेसिमल के 3 प्लेस तक लिखेंगे। इट इज ऑल्सो रिटन एज 0.12। ठीक है, 1 सॉरी इसको क्या लिख सकते हैं डेसिमल के, या 1 की 2 लेंगे 0.12 डेल्टा। ठीक है, बात समझ में आई? तो डेसिमल के ये 4 प्लेस तक है, डेसिमल के 2 प्लेस तक 3 प्लेस तक अगर लिखेंगे तो ये आएगा। वेयर डेल्टा बताया था क्या होगा, रेजोनेंस एनर्जी। डेल्टा इज रेजोनेंस एनर्जी जिसको क्या बोलते हैं, ये क्या होगा वहां पे बॉन्ड एनर्जी ऑफ दो ए बी जो बॉन्ड होगा, तो इसमें जो हम बोल देते हैं बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बॉन्ड, जो भी एटम होगा उसका रेस्पेक्टिव मॉलिक्यूल, इनटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी बॉन्ड, बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी एंड बी बॉन्ड। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, here bond energies are taken in which unit, all bond energies are taken किसमें लेते हैं, किलोजूल पर मोल, तब ये वैलिड होगा। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप मैंने आपको बताया, ये आएगा। ठीक है, अगर यहीं पे ये ना लेके एनर्जी अगर हम किलो कैलोरी पर मोल में लेंगे
किलो कैलोरी पर मोल लेंगे तो यहाँ पे चेंज आएगा, यहाँ पे या यहाँ पे चेंज आएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इट इज यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाएगा, किलो कैलोरी पर मोल अगर हम लेते हैं ये, बाकी सारी बातें वही रहेंगी, इट इज 0.208 है ना, 0.208 बाकी वही रहेगा, डेल्टा जिसको बोलते हैं, ये डेल्टा वही है, और बॉन्ड डेल्टा एनर्जी ऐसी रहेगी, ए बी बॉन्ड की एनर्जी, ए बॉन्ड की एनर्जी, लेकिन वो किलो जूल पर मोल में नहीं, किलो कैलोरी पर मोल में होगी। तो ये आएगा। तो ध्यान रखेंगे जहां पे जिस में ये गिवन होगा उसी के अकॉर्डिंग आंसर देंगे, तो वही आपका एक्सप्रेशन यूज कर लेंगे। ठीक है, बात समझ में आई। फिर मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, यहाँ जो वैल्यू आएगी वो डिफरेंस में आएगी। ठीक है, अब डिफरेंस में जब आएगी तो जैसे वहां पे क्या हुआ, -IB, ये डिफरेंस मॉड लगा लेते हैं, सपोज x वैल्यू आई, तो यहाँ पे क्या होगा कि, या y वैल्यू आई जो भी सॉल्व करने पे, इसको यहाँ पे जैसे हमने सॉल्व किया, जैसे 0.102 डेल्टा, इसको सॉल्व कर लिया और सपोज ये y वैल्यू आ गई कोई, ठीक है, ये वाली। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो डिफरेंस वैल्यू आएगी a माइनस बी, तो इसमें एक वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी, वो वैल्यू हमने कौन सी रख दी, राइट, तो वो वैल्यू हमने रख दी किसकी, दैट इज फ्लोरीन एटम, एक को हमने फिक्स कर दिया, जिसकी वैल्यू हमने क्या कर दी, EN वैल्यू ऑफ फ्लोरीन फिक्स कर दिया, तो B की वैल्यू आपकी क्या होगी, निकल आएगी Y के साथ। तो फ्लोरीन की वैल्यू हमने क्या ली, आर्बिट्रेरी वैल्यू 4 ले ली, पॉलिंग स्केल पे जो पॉलिंग ले ली थी। ठीक है, अब ये वैल्यू हम 4 यहाँ रख देंगे, देन वी गेट EN वैल्यू ऑफ B एटम, उसकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरह हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जितनी भी एलिमेंट की EN वैल्यू है दैट आर रिलेटिव वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, है ना, और यहाँ पे जब रख देंगे तो हमें कैलकुलेट कर लेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो जितनी भी वैल्यू, तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है, फ्लोरीन की है, जो हाईएस्ट वैल्यू है, क्योंकि फ्लोरीन का जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा है। तो हाईएस्ट वैल्यू जो है फ्लोरीन की 4 है, उसके बाद जो आएगा सारी वैल्यू आएंगी। तो ये आपकी रिलेटिव वैल्यूज हैं पॉलिंग स्केल में विद रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन। ऑल एलिमेंट्स हैव देयर EN वैल्यू ऑन पॉलिंग स्केल लेस देन 4 and these values are relative value with respect to fluorine, in which fluorine is taken its arbitrary value 4। ठीक है, ये मैंने आपको किया था। और इलेक्ट्रोनेगेटिव की कोई यूनिट नहीं होती, ये यूनिट लेस जो है प्रॉपर्टी है। ठीक है, फिर वहां पे रिलेशनशिप बताया था, रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन Pauling and Millikan। पॉलिंग एंड मिल्कन मतलब X मतलब मिल्कन, M मतलब EN वैल्यू। तो जैसे हमने कहा कि सभी एलिमेंट की EN वैल्यू मिल्कन से हम नहीं निकाल सकते, लेकिन सपोज Cl एटम, ठीक है, तो Cl एटम की EN वैल्यू हम दोनों स्केल से निकाल सकते हैं, नॉन मेटल की मोस्टली। तो जो Cl एटम की EN वैल्यू आएगी वो 2.8 टाइम्स ज्यादा होगी कितने से, पॉलिंग स्केल की वैल्यू से। तो दोनों की वैल्यू अलग अलग आएंगी पॉलिंग स्केल पे। ठीक है, तो या इसी को हम ये लिख सकते हैं, जो EN वैल्यू पॉलिंग स्केल पे आएगी वो मिल्कन स्केल की वैल्यू से 2.8 टाइम्स लेस होगी। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आई, राइट, क्लियर। तो ये जो है वैल्यूज आएंगी इसमें। तो अब इसके बाद, ठीक है, बात समझ में आई। अब इसमें एक स्केल और आता है जिसको हम बोलते हैं, कौन सा स्केल, ऑलरेड एंड रकॉज मेथड स्केल। 3 स्केल बताते हैं, पॉलिंग,
मिलिकन एंड ऑलरेड एंड रकॉज। ये मेथड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जो है, लेकिन आपको बता देता हूँ। ऑलरेड एंड, ये दो साइंटिस्ट थे, ऑलरेड एंड रकॉज, ये आपके मेथड। ठीक है, तो ऑलरेड एंड रकॉज मेथड जो है ये किस पे बेस्ड है? दिस स्केल इज बेस्ड ऑन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, किसके बीच में? न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, स्केल का अगर देखेंगे तो ईएन वैल्यू जो आएगी वो उन्होंने स्केल जो बताया था 0.359, ये उन्होंने डिराइव किया था स्केल दोनों साइंटिस्ट ने, अपॉन आर स्क्वायर प्लस 0.744, ये स्केल है ना ईएन वैल्यू का, वेयर जेड इफेक्टिव, तो आपको मालूम है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, लेकिन ये पेरीफेरी पे है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन periphery of atom, on periphery of atom calculated by Slater rule। तो ये हम जेड इफेक्टिव किससे निकालेंगे? कैलकुलेटेड बाय स्लेटर रूल। लेकिन ये अब देखिए स्लेटर रूल आ गया, स्लेटर रूल से हमारा जो जेड इफेक्टिव आता है वो एक्यूरेट नहीं होता। क्वालिटेटिव कंपैरिजन तो हम कर लेते हैं, लेकिन क्वांटिटेटिव कंपैरिजन में जो क्वांटिटी वैल्यू आती है, न्यूमेरिकल वैल्यू आती है स्लेटर रूल से, दैट इज नॉट करेक्ट वन, क्योंकि दिस स्केल इज आल्सो हैविंग सो मेनी लिमिटेशंस। आर जो आएगा, आर जो आएगा वो एटॉमिक रेडियस होगा इन एंगस्ट्रॉम। लेकिन अब देखिए ये स्केल इतना रिलायबल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर स्लेटर रूल से जो हम वैल्यू रख रहे हैं जेड इफेक्टिव की, वो कहीं ना कहीं स्लेटर रूल पे बेस्ड है। जो क्वांटिटेटिव वैल्यू आएंगी स्लेटर रूल से वो उतनी सही नहीं होंगी, क्योंकि स्लेटर रूल इटसेल्फ हैविंग सो मेनी लिमिटेशंस। तो इसलिए इस स्केल को इतना रिलायबल नहीं मानते। तीनों स्केल में सबसे ज्यादा रिलायबल स्केल जो माना जाता है वो पॉलिंग स्केल माना जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉलिंग स्केल में हम न्यूमेरिकल वैल्यू यूज कर रहे हैं ऑफ एक्सपेरिमेंटल डाटा ऑफ बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, इसको अगर हम कंपेयर करें y इक्वल टू mx प्लस सी, तो जो इसका ग्राफ ड्रॉ करिए क्या आएगा y एक्सेस पे, तो ये क्या आएगा, स्लोप कितना आएगा, स्लोप कितना आएगा? हाँ, तो ये अगर हम इसको देखें इंटरसेप्ट कितना आएगा, ये स्लोप आएगा, कितना आएगा स्लोप 0.359, ये आएगा इंटरसेप्ट, ये आएगा कितना आएगा 0.744, ये किसके रेस्पेक्ट में होगा, ईएन ये आएगा वाई एक्सिस पे, और जेड इफेक्टिव अपॉन आर स्क्वायर एक्स एक्सिस पे। राइट, बात समझ में आई? बोलिए। तो इन तीनों स्केल में ज्यादा रिलायबल स्केल जो है वो हम पॉलिंग स्केल लेते हैं। तो जो भी डेटा आते हैं ईएन वैल्यू के, किस स्केल पे बेस्ड होते हैं, किस पे बेस्ड होते हैं? बेस्ड ऑन पॉलिंग स्केल। ठीक है, तो इसी बात को वहां पे लिखा गया है। अब कुछ फैक्टर्स ऐसे आते हैं, ऐसे जो फैक्टर्स आते हैं जो ईएन वैल्यू को अफेक्ट करेंगे। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ईएन वैल्यू, affecting EN value
ऑफ एलिमेंट, EN वैल्यू ऑफ एलिमेंट। अब जरा देखो, अगर हम बोल रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट, कोई एटम है, ठीक है, एटम से हमने एनायन बनाया और एनायन एटम से मैंने कैटायन बना लिया, ठीक है, बताइए जेड इफेक्टिव किस पे ज्यादा होगा? जेड। कैटायन में क्या होगा? प्रोटॉन, ये जेड इफेक्टिव, ये एनायन, तो क्या होगा? कैटायन का EN वैल्यू एटम से ज्यादा होगा, एटम का एनायन से ज्यादा होगा, ठीक है। तो कैटायन का जो EN वैल्यू होगा जेड इफेक्टिव या EN वैल्यू रेस्पेक्टिव मेटल से या रेस्पेक्टिव एटम से ज्यादा होगा कम होगा? क्योंकि जेड इफेक्टिव कम है तो EN वैल्यू भी कम होगी, ठीक है। एनायन का जेड इफेक्टिव या EN वैल्यू रेस्पेक्टिव एटम से कम होगा या ज्यादा होगा? EN वैल्यू ज्यादा होगा, क्यों? जेड इफेक्टिव ज्यादा है। तो एज पॉजिटिव चार्ज ऑन, ठीक है, एलिमेंट, एज पॉजिटिव चार्ज ऑन एलिमेंट इंक्रीजेस, EN वैल्यू क्या होगी? EN वैल्यू इंक्रीजेस, क्यों इंक्रीज करेगा? ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव, इंक्रीज करेगा ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव। एज नेगेटिव चार्ज ऑन एलिमेंट इंक्रीजेस, EN वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज करेगी, क्यों डिक्रीज करेगी? ड्यू टू डिक्रीज इन जेड इफेक्टिव। बोलिए, बात समझ में आई? बात समझ में आ गई? क्लियर? अब जा देखिएगा, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, क्या देखिएगा। तो ये वैल्यू मैंने बताई दी थी कि EN वैल्यू फ्यू एलिमेंट्स की, यहाँ पे कुछ मैंने दी जो इंपॉर्टेंट है, वो आपको, ठीक है, वो आपको देखनी है। यहाँ पे EN वैल्यू ऑफ फ्यू एलिमेंट्स पॉलिंग स्केल पे, फ्लोरीन की हाईएस्ट वैल्यू 4, देन ऑक्सीजन, ये फोन याद रखिए, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनकी वैल्यू आपकी ये काफी पूछी जाती है, ठीक है। फ्लोरीन की, ऑक्सीजन की 3.5, नाइट्रोजन की 3, ठीक है। ये याद करनी है एलिमेंट की वैल्यू, क्योंकि ये कुछ नॉन मेटल है, मोस्टली नॉन मेटल की EN वैल्यू पूछी जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी नॉन मेटल की होती है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव प्रॉपर्टी मेटल की होती है। तो मेटल के बारे में नहीं, नॉन मेटल जो है, कोई नॉन मेटल P ब्लॉक में होते हैं, नंबर में कम है, इसीलिए नॉन मेटल की याद कर लीजिए, हाँ याद करना है, ठीक है। तो फ्लोरीन की वैल्यू हाईएस्ट वन जो आर्बिट्रेरी वैल्यू है 3.53 ये वैल्यू है। तो यहाँ पे लिखा है कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी, अब इनमें दोनों की वैल्यू लगभग सेम हो गई डेसिमल के। तो पिछली बार किसी ने मेरे को एनसीईआरटी में बोला था इनकी वैल्यू सेम होती है, सल्फर की 2.5 ये और इसकी सेम ये, तो सल्फर की थोड़ी सी ज्यादा है कि डेसिमल के 2 प्लेस पे लेंगे, तो डेसिमल के 2 प्लेस पे ये थोड़ी सी ज्यादा होती है वैल्यू। तो कार्बन और आयोडीन ये एनसीईआरटी में इक्वल लिखा है डेसिमल के 1 प्लेस तक, डेसिमल के 2 प्लेस पे जब जाएंगे तो ये वेरिएशन आएगा। तो इट इज स्लाइटली हायर देन सल्फर की, स्लाइटली हायर देन कार्बन एज वेल एज आयोडीन। तो एनसीईआरटी में तीनों की वैल्यू सेम लिखी हुई है, ठीक है। तो उससे कंफ्यूज मत होना, जो ये वैल्यूज हैं। अब यहाँ पे जहाँ पे इक्वल वैल्यू है तो फिर बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी किसमें होगी? इक्वल होगी क्या? EN वैल्यू इक्वल होने से मैंने बताया कि ऐसा नहीं कि अट्रैक्टिंग टेंडेंसी सेम हो जाएगी, क्योंकि ये रिलेटिव प्रॉपर्टी है। तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी किसमें बेटर होगी? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी को तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो कहीं ना कहीं Cl की ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि सॉरी नाइट्रोजन की ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि इसका साइज छोटा है, छोटे साइज पे जेड इफेक्टिव ज्यादा लगेगा वैलेंशियल पे, और Cl पे रिलेटिव जेड इफेक्टिव कम होगा। तो जब EN वैल्यू इक्वल आ जाएगी तो उसका कंपैरिजन हम देख सकते हैं किसके बेसिस पे? जेड इफेक्टिव से। तो जेड जिस पे ज्यादा होगा, मतलब जेड तो अगर हम ऐसे देखें तो 17 ये ऐसे आ जाएगा कि कहीं ना कहीं इस पे 17 प्रोटॉन है, इस पे 7 प्रोटॉन है, लेकिन साइज का वेरिएशन भी है, ठीक है। हाँ
ठीक है, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन दैट इज स्मॉल साइज। ऐसे यहाँ पर भी जो वैल्यू इक्वल हो गई तो हमने प्रेफरेंस किसको दिया, कार्बन को, क्योंकि कार्बन का साइज छोटा होने से कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी ऑफ कार्बन इज मोर देन आयोडीन। ठीक है, ये रिलेशनशिप मैंने बताया था, ये रिलेशनशिप मैंने बताया था। ठीक है, साइज वेरिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन ईएन वैल्यू ऑब्टेन्ड थ्रू मिल्कन एंड पॉलिंग स्केल, तो उसमें आपका क्या होगा, रिलेशनशिप जो आएगा वो ये मिल्कन ईएन वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय मिल्कन स्केल इज 2.8 टाइम्स मोर देन पॉलिंग स्केल, इसी को यहाँ पे लिखा था। दूसरा अभी मैंने बताया ऑलरेडी रखा मेथड, ये मेथड जो है वो, ठीक है, ऑलरेडी रखा मेथड ये जो है, तो यहाँ पे जो है ये n हटा देना, यहाँ पे ये थोड़ा सा r, ठीक है, ये n नहीं होगा यहाँ पे। Lacoste method, this scale based on force of attraction between valence electron and, ठीक है, एंड न्यूक्लियस, तो वहीं पे ये वैल्यू लिखी गई है। इसको कंपेयर करेंगे y इक्वल टू mx प्लस c से, जहां पे z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा ऑन पेरिफेरी ऑफ एटम कैलकुलेटेड बाय स्लेटर रूल, और जो r है वो एंगस्ट्रॉम में है। क्लियर, बात समझ में आई? तो यहाँ पे ठीक है, तो आगे की बात मैं जो है नेक्स्ट स्लाइड ले रहा हूं मैं। अब देखिएगा ये वही मैंने ग्राफ दिखाया यहाँ पे, ठीक है, बाद में स्लाइड में शेयर कर लूंगा, बाद में आप करते रहिएगा, पहले मैं समझा रहा हूँ उसको समझिए। यहाँ पे वही मैंने अभी दिखाया था कि ये जो है ये जेड इफेक्टिव अपॉन आर एक्सिस, आर स्क्वायर एक्सिस, ये ईएन, ये स्लोप होगा, ये इंटरसेप्ट होगा, और यहाँ पे ईएन वैल्यू ऑफ कैटायन इज मोर देन ईएन एट ऑफ एटम, ये भी बताया जेड अलग अलग होता है जिसके कारण ईएन वैल्यू कैटायन की एटम से ज्यादा होगी। फैक्टर अफेक्टिंग ईएन वैल्यू ऑफ द एलिमेंट, पॉजिटिव चार्ज ऑन एलिमेंट, as positive charge on element increases, En value of element also increases due to increase in Z effective। अभी मैंने बताया Fe3+ पे Z effective ज्यादा होगा देन Fe2+, फेरिक आयन पे Z effective ज्यादा है, En वैल्यू भी फेरिक आयन की ज्यादा होगी फेरस से, और फेरस कैटायन की En वैल्यू फेरिक Fe एटम से ज्यादा होगी आयरन के। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, आप देखिए Fe3+ हैविंग मोर En वैल्यू देन Fe2+, ठीक है, और Fe2+ की एन वैल्यू उसके रेस्पेक्टिव एटम से ज्यादा होगी, कैटायन की हमेशा रेस्पेक्टिव एटम से ज्यादा होगी। लेड 4 इनर इफेक्ट में बताया था, दो ऑक्सीजन स्टेट होती है, लेड 4 लेड 2, लेड 4 का ईएन वैल्यू 2 से ज्यादा होगा, 2 का एटम से ज्यादा होगा। एसएन में की भी दो स्टेट होती हैं, SN4 एंड SN2, ये सब इनर इफेक्ट में बताया था। तो 4 की ईएन वैल्यू 2 से ज्यादा होगी, 2 की एटम से ज्यादा होगी, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे कुछ एक और बताएगा, ये तो डायरेक्ट, अब हो सकता है वहां फॉर्मल चार्ज हो, ठीक है, जब वहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर से बॉन्ड बनता है तो वहां पे परमानेंट चार्ज होते हैं, लेकिन अगर शेयरिंग से बॉन्ड बनेगा तो वहां पे फॉर्मल चार्ज होंगे। तो फॉर्मल चार्ज में पॉजिटिव नेगेटिव होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सराउंडिंग एटम क्या करेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सराउंडिंग एटम आर सब्स्टिट्यूएंट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सराउंडिंग एटम आर सब्स्टिट्यूएंट लीव्स मोर पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंट्रल एटम। तो जैसे पॉजिटिव चार्ज अगर वहां पे इंक्रीज करेगा तो उसके रेस्पेक्ट में ये देखिए, जैसे HF है तो HF पे क्या हुआ, फ्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जिस पे नेगेटिव चार्ज आया इस पे पॉजिटिव चार्ज आया। ऐसे क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, लेकिन हाइड्रोजन पे प्रोटॉन कम है, Cl पे ज्यादा है, तो ये इस पे नेगेटिव चार्ज, तो कहीं ना कहीं En वैल्यू किसकी ज्यादा हो गई, हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो अब इसमें कहते हैं कि एलिमेंट पे, तो अब इस केस में एटम से इसकी En वैल्यू ज्यादा हो गई क्योंकि एटम पे 0 चार्ज होगा। तो अगर हम इसको कंपेयर करें थोड़ी देर के लिए इनको, तो कंपेयर करने पे हमें क्या पता चलेगा, अगर हम इस एटम का कंपैरिजन करें एटम के साथ, रेस्पेक्टिव एटम के साथ, तो En वैल्यू इस एटम की ज्यादा होगी बॉन्डेड कंडीशन में, बॉन्डेड कंडीशन के एटम की ज्यादा है, और यहाँ पे बॉन्डेड कंडीशन की En वैल्यू इसके फ्लोरीन एटम के साथ कम है,
Cl के साथ। तो जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ने से En वैल्यू बढ़ जाएगी। इसी बात को वहां पे लिखा गया है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सराउंडिंग एटम और सब्स्टिट्यूएंट लीव्स मोर पॉजिटिव इंड्यूस चार्ज ऑन सेंट्रल एटम। इस बात को यहाँ पे दिखाया गया है पोलर मॉलिक्यूल। तो ज्यादा पोलर कौन हुआ, जिसमें ज्यादा चार्ज सेपरेशन हुआ? HF और HCl में कौन ज्यादा पोलर है? इज मोर पोलर। क्यों? ज्यादा पोलर हुआ ना, दोनों पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मतलब जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज सेपरेशन होगा। अब देखो, जब मीथेन है, मीथेन को मालूम है, मीथेन मालूम है सबको फॉर्मूला। मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। जब इसको स्ट्रक्चरली अगर देखें तो कितने बॉन्ड होंगे मीथेन में? कितने बॉन्ड आएंगे? यहाँ पे 4 बॉन्ड आएंगे CH के। हर CH बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डिफरेंस अलग अलग आएगा। कार्बन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कार्बन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कार्बन है। तो इस बॉन्ड के लिए अगर हम देखें तो इस बॉन्ड में क्या आएगा? CH में इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है। तो इसमें अब चार्ज सेपरेशन जब करिए, चार्ज सेपरेशन जब करेंगे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। फिर इसमें करेंगे तो इस बॉन्ड में इस पे फिर पॉजिटिव चार्ज, इस पे दूसरा नेगेटिव चार्ज। तीसरे बॉन्ड के लिए करेंगे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे तीसरा नेगेटिव चार्ज। इस पे करेंगे तो इस पे फिर चार्ज, तो ओवरऑल -4 चार्ज आ गया। वही आप CCl4 ले लें, कार्बन टेट्राक्लोराइड मालूम है। ठीक है। तो CCl4 में वही स्ट्रक्चर आएगा, बस यहाँ Cl आ गया। अब Cl और कार्बन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? Cl कार्बन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? Cl। अभी देखा था पॉलिंग स्केल पे वैल्यू इसकी ज्यादा है। अब ये जो नेगेटिव होगा ये नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर यहाँ पे दूसरे बॉन्ड के लिए इस पे नेगेटिव चार्ज, तो इस पे फिर पॉजिटिव चार्ज। तीसरे बॉन्ड के लिए इस पे नेगेटिव चार्ज, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। इस पे भी नेगेटिव चार्ज, फॉर्मल, ये फॉर्मल डेल्टा मतलब फॉर्मल चार्ज, इसकी वैल्यू। ठीक है। परमानेंट चार्ज जो हम प्लस माइनस लेते हैं वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होती है, उससे वैल्यू कम होगी। ठीक है। ये मेजरेबल नहीं है। ठीक है। तो इस फॉर्मल चार्ज का मतलब शेयरिंग का बॉन्ड है, उससे कुछ कम आएगी। ठीक है। एक परमानेंट चार्ज, प्लस या माइनस का चार्ज आ गया, परमानेंट चार्ज है। ठीक है। ये वैल्यू होती, इससे वैल्यू कुछ कम आएगी फॉर्मल चार्ज की, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हटता नहीं है कंप्लीट। ठीक है। तो यहाँ पे तो फॉर्मल चार्ज इज ऑलवेज लेस देन इन मैग्नीट्यूड देन परमानेंट चार्ज। तो अब ये वैल्यू आएगी तो हम इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं किस कार्बन की En वैल्यू ज्यादा होगी, जरा बताइए किस कार्बन की? इस कार्बन की या इसका? मीथेन के कार्बन की En वैल्यू ज्यादा है या किसकी ज्यादा है? किस में ज्यादा है? तो En वैल्यू ऑफ कार्बन एटम in methane would be less than En value of carbon atom in CCl4, क्योंकि इसका कार्बन पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, +4 चार्ज, इसका -4। लेकिन अगर कहीं पे हम रिप्लेसमेंट F से कर दें, F से CF4, अब बताइए कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन मोर नेगेटिव है। तो इसमें चार्ज सेपरेशन कम होगा ज्यादा होगा? फ्लोरीन ज्यादा है, तो ये बॉन्ड को और ज्यादा पोलराइज करेगा, पोलराइज करने पर अपनी ओर ज्यादा खींचेगा। तो जितना आपका नेगेटिव चार्ज आएगा उतना ही अपोजिट चार्ज आएगा कार्बन पे, इसमें भी +4। हमने बताया था इसकी एग्जैक्ट वैल्यू फॉर्मल चार्ज की आप नहीं बता सकते, लाइक परमानेंट चार्ज, लेकिन क्वालिटेटिव कंपैरिजन कर सकते हैं। क्वालिटेटिव कंपैरिजन कर सकते हैं, दोनों पे +4 है लेकिन ये मैग्नीट्यूड में अलग अलग होंगे आएंगे। तो इस पे भी क्या है, कार्बन पे +4 चार्ज है, इस पे तो -4 चार्ज है। यहाँ पर भी आपका क्या होगा, कार्बन पे +4 चार्ज आएगा। किसका ज्यादा होगा? किसका ज्यादा होगा फॉर्मल चार्ज? इसमें तो थर्ड वन का।
क्यों? क्योंकि वहां पे कार्बन ज्यादा पोलराइज होगा ड्यू टू मोर EN वैल्यू ऑफ फ्लोरीन एटम। तो यहाँ पे बोलते हैं EN वैल्यू ऑफ कार्बन CF4 में और ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? तो वहां पे बताया गया अगर सेम एलिमेंट में जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो EN वैल्यू एलिमेंट की बढ़ती जाएगी। तो कार्बन का EN वैल्यू मीथेन में कम होगा, -4 चार्ज है, CCl4 में ज्यादा होगा, CCl4 और CF4 में देखें तो और ये CF4 में ज्यादा होगा। इसी बात को वहां पे दिखाया गया है, या देखिएगा इसी बात को वहां पे दिखाया गया है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सराउंडिंग एटम आर सब्स्टिट्यूएंट लीव्स मोर पॉजिटिव इंड्यूस्ड मतलब इंडक्शन से चार्ज ऑन सेंट्रल एटम इंक्रीजेस। ठीक है, क्लियर? तो इसी बात को वहां पे दिखाया गया, जैसे CF और HF और HCl में पोलैरिटी किसमें ज्यादा है, चार्ज सेपरेशन किसमें ज्यादा हुआ, इसीलिए देखो ये बताया गया। तो यहीं पे कर सकते हैं HF molecule is more polar than HCl molecule। क्यों पोलर ज्यादा है? क्योंकि वहां पे चार्ज सेपरेशन ज्यादा है। इसी ऐसे ही आपका मीथेन का दिखाया गया, इस पे देखो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज आएगा हाइड्रोजन पे और इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ऐसे Cl ले लिया तो Cl पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, लेकिन EN वैल्यू कार्बन की किसकी ज्यादा हुई, इस कार्बन की EN वैल्यू इसके कार्बन से ज्यादा हो गई, राइट? ऐसे F ले लिया तो F पे और ज्यादा सेपरेशन चार्ज हुआ, तो इस पे तो यही बताया गया कि चार्ज मोर पॉजिटिव, ये मोर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे लेस पॉजिटिव, तो EN वैल्यू ऑर्डर ऑफ EN ऑन कार्बन एटम, तो सबसे ज्यादा किसमें है, फ्लोरीन CF4 देन CCl4 देन CH4। बात समझ में आई? बोलिए। तो इसी बात को वहां पे दिखाया गया है जो मैंने अभी आपको दिखाया था। नेक्स्ट स्लाइड में ले रहा हूं। तो ये थोड़ा सा कार्बन में आपको मालूम है कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन, जब बताइए ग्राउंड स्टेट पे क्या होता है, 1s2 2s2 2p2 ये वो आएगा। अब कहते हैं कि बॉन्डिंग में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं तो हमने इसको हटा सकते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं तो इसको हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही दिखा दिए। अब क्या हुआ, जब कार्बन बॉन्ड बनाएगा तो कितने बॉन्ड बनाएगा, S 4 बॉन्ड बनाता है, हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। तो इसमें क्या होगा, वो भी 4 बॉन्ड कैसे बनाएगा, ये 2s2 ये 2p2, ग्राउंड स्टेट में नहीं, इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। ES मतलब एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसका ट्रांसफर हो जाएगा यहां से यहां तक। ठीक है, तो जब ये यहां से यहां तक जाएगा एक्साइटेड स्टेट में तो ये +1 हो जाएगा। ठीक है, और ये S1 हो जाएगा। तो एक्साइटेड स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, कोई बॉन्ड उतने ही इक्वल शेयरिंग के बॉन्ड बनाएगा जितने उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कार्बन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 हो गए एक्साइटेड स्टेट में, दैट्स व्हाई कार्बन फॉर्म 4 बॉन्ड। हेंस कार्बन एटम ऑलवेज फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा जिसमें S का क्या होगा, एक ऑर्बिटल होगा। ठीक है, ठीक है, विथ 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल। ठीक है, बात समझ में आई? अब यहां पे क्या होगा, कभी ऐसा हो सकता है, ठीक है, when 1s and 1p orbital involved तो इसको हम क्या बोलेंगे, sp। अगर हम बोलेंगे when 1s, s तो एक ही है, और 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे,
इन्वॉल्व, तो इसे क्या बोलेंगे, sp2। अगर सारे इन्वॉल्व होंगे, व्हेन 1s ऑर्बिटल प्लस 3p ऑर्बिटल, या तो सारे इन्वॉल्व हो सकते हैं या फिर p के एटलीस्ट 1 इन्वॉल्व हो सकता है इन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, जब सारे इन्वॉल्व होंगे तो sp3। ये 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन कार्बन में होंगे, इसके बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ये आगे पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कैसे निकालते हैं, अभी निकालना नहीं बता रहा हूं, ठीक है। अब हमें कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं वो मैं कार्बन के रेस्पेक्ट में आपको बता देता हूं। तो वहां पे क्या होगा, ठीक है, क्लियर। तो अगर कोई कार्बन है, उसके सराउंडिंग में 2 सिग्मा बॉन्ड हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp। अगर कोई कार्बन है, उसके सराउंडिंग में 3 सिग्मा बॉन्ड हैं, तो क्या कहलाएगा, sp2। अगर कार्बन है, उसके सराउंडिंग में 4 सिग्मा बॉन्ड हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड हैं, 1 2 3 4, तो हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का क्या कहलाएगा, sp3। सिग्मा बॉन्ड जानते हैं, सिंगल बॉन्ड। किसी भी मल्टीपल बॉन्ड में एक से ज्यादा सिग्मा, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड कौन से होते हैं, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, क्लियर। तो ये अलग अलग यहाँ पे, तो आई थिंक ये जो हुआ इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या बात है, ये sp हाइब्रिडाइजेशन हुआ, ये sp2 हुआ। तो इलेक्ट्रॉनिटी के रेस्पेक्ट में यह क्या कहता है कि अगर s करेक्टर बढ़ेगा हाइब्रिडाइजेशन में, तो इलेक्ट्रॉनिटी भी बढ़ेगी, ये कहने का मतलब है, ठीक है, क्लियर। ठीक है, या देखिए, ये हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, ये मिक्सिंग है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। जैसे कहीं आपको डाउट आए तो ये ऐसा समझिए, हाइब्रिडाइजेशन इज नथिंग, या इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे बॉन्डिंग में, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन को अगर हम डिफाइन करें, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल is called hybridization, mixing जेशन, ठीक है। कार्बन एटम can have 3 types of hybridization. Carbon atom in its compound can have 3 types of hybridization, ठीक है, क्लियर। तो अब यहां पे अगर कार्बन के सराउंडिंग में, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि मल्टीपल बॉन्ड जो होगा वो 3 टाइप का, जैसे कोई मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड 3 टाइप का होगा, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। किसी भी बॉन्ड में एक से ज्यादा सिग्मा बॉन्ड नहीं हो सकते, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में एक बॉन्ड आएगा, इसको एक सिग्मा बोलते हैं। डबल में 2 लाइन आएंगी, रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा। ट्रिपल में एक सिग्मा, बाकी 2 पाई होंगे। In any multiple bond cannot have more than 1 sigma and more than 2 pi bond. Any multiple bond
कैन नॉट हैव एनी multiple bond cannot have more than one sigma, cannot have more than one sigma and more than 2 pi bond. More than 2 pi bond. ठीक है, तो more than one sigma, more than 2 pi bond. ठीक है, तो अब क्या होता है, जैसे, ठीक है, जैसे मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ। जैसे आपने पढ़ा होगा कि मेथीन या एथेन ले लिया, ठीक है, एथेन का स्ट्रक्चर, ठीक है, एथेन का स्ट्रक्चर सबको मालूम है। एथेन फॉर्मूला क्या होता है एथेन का? C2H6 आता है ना। इसमें कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन बताइए क्या होगा फिर? ठीक है, जब बताइए कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन फटाफट। तो ये क्या हुआ, ये सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा हुआ। तो हर कार्बन के सराउंडिंग में कितने सिग्मा हैं? 4 हैं। तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? sp3। ये कार्बन का, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? sp3। समझे नहीं? तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसका भी sp3। लेकिन मैं अगर कार्बन को डबल बॉन्ड यहाँ पे कर दिया, और ये कौन सा कंपाउंड है जरा सा बताओ? हाइड्रोजन लगा दिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ चुके हो, फटाफट बताओ। इथीन, इथीन में कार्बन हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्या आएगा? तो ये सिग्मा, डबल में 2 सिग्मा नहीं हो सकते, 1 सिग्मा 1 पाई, हाइब्रिडाइजेशन में पाई नहीं लेते, ठीक है। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बोलिए, सराउंडिंग में कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? 3। तो कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए? कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए? 3। ठीक है, 3 ऑर्बिटल जब इन्वॉल्व हुए तो 3 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। एक आपने और केस देखा होगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन मैंने लगा दिया यहाँ पे, ये हाइड्रोजन लगा दिया, ट्रिपल बॉन्ड दिखा रहा हूं। जब बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ कार्बन के रेस्पेक्ट में? तो कार्बन के सराउंडिंग में जब देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड हुए? 1 सिग्मा ये, 1 सिग्मा ये, 1 सिग्मा ये, पाई ये हो जाएंगे, लेकिन पाई हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होते। तो सिग्मा 2 हुए, 2 हुए, तो उससे हाइब्रिडाइजेशन क्या बना? हाइब्रिडाइजेशन क्या बना? sp एंड sp। बोलिए, sp1 नहीं लिखते, 1 नहीं लिखा जाता, sp होगा, ठीक है। अब आपसे, तो कार्बन में कितने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन हुए? ठीक है, sp, sp2, sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकालना आ गया स्ट्रक्चर देख के सबको। अब अगर वहां पे आपसे ऐसे पूछा जाए, बताइए किसकी ईएन वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है, तो वहां पे sp हाइब्रिड कार्बन एटम में जो है, ठीक है, तो अब आपसे अगर ऐसा पूछा जाए, 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन हो गए, एक sp हो गया, दूसरा sp2 हो गया, तीसरा sp3 हो गया, ठीक है। जब हाइब्रिडाइजेशन में बताओ s कैरेक्टर कितना आएगा परसेंटेज में? तो s का मतलब क्या हुआ? 50%। तो परसेंटेज s कैरेक्टर और परसेंटेज p कैरेक्टर,
और परसेंटेज पी कैरेक्टर सभी हाइब्रिडाइजेशन में निकाल के बताओ। एसपी में 50% एस और 50% पी, हो गया ना 100%। फिर sp2 में टोटल 3 है तो 1/3 हुआ, 1/3 का परसेंटेज निकालोगे कितना आएगा, सल्फर के 33, 1/3 तो 3 में तो 1/3 एस है और 2/3 66 पी है। क्लियर। टोटल 4 है ऑर्बिटल, 4 में क्या हुआ कंट्रीब्यूशन एस का कितना है पर ऑर्बिटल 1/4, 1/4 का परसेंटेज निकालोगे कितना आएगा 25%। और पी का कितना हुआ 3/4, 3/4 का निकालोगे कितना आएगा 75%। इतनी बात समझ में आई, बोलिए। तो अब इसकी ईएन वैल्यू अगर हम देखें तो ईएन वैल्यू किस में ज्यादा होगी, ईएन वैल्यू ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम इन डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन, ये हुआ ना। ठीक है, तो जब बताइए जैसे से एस करेक्टर बढ़ेगा ईएन वैल्यू बढ़ेगी, तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया अगर हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया तो ईएन वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो ईएन वैल्यू कार्बन की सबसे एस करेक्टर सबसे ज्यादा किसमें है एसपी में, तो इसकी ईएन वैल्यू आती है 3.25 और इसकी 2.75 ईएन वैल्यू, और एसपी हाइब्रिड की 2.25। तो कार्बन की जो वैल्यू आपने देखी, ठीक है, तो जैसे जैसे एस करेक्टर बढ़ेगा ईएन वैल्यू कम होगी, तो इसी को बताया गया 2.25, है ना ईएन वैल्यू। तो एज परसेंटेज एस करेक्टर in hybrid orbital increases, En value of element also increases. En value of same element also increases. या पी करेक्टर इंक्रीज करेगा तो En वैल्यू कम होगा। बात समझ में आई। तो एक ही ओरिएंटेशन में कार्बन का ये नहीं कि कार्बन का हमेशा जो है मीथेन में कार्बन का हाइब्रिडाइज En वैल्यू कुछ और होगा, मीथेन में अलग होगा, इथीन में अलग होगा, इथाइन में अलग होगा। तो कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया तो ईएन वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। बात समझ में आई, बोलिए। तो ये हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे ईएन वैल्यू कैसे चेंज होती है वो मैंने बात की। तो जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो सेम एलिमेंट में ईएन वैल्यू भी बढ़ेगा, परसेंटेज पी कैरेक्टर कम होगा तो ईएन वैल्यू कम हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो कुछ एस कैरेक्टर के रेस्पेक्ट में कुछ मैं बात बोल दे रहा हूं, इसको नोट कर लेंगे, आगे इसको यूज भी करेंगे, बस ये फाइनल बात, ठीक है। हाँ, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर वहां पे, ठीक है, किसी भी ऑर्बिटल में, ठीक है, यहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर परसेंटेज पी कैरेक्टर, ठीक है, ईएन वैल्यू, ईएन वैल्यू क्या होगा एस कैरेक्टर बढ़ने से, हाँ एक मिनट, इसको ऐसे लिख सकते हैं,
अलग अलग टर्म में। इसको ऐसे लिख लो, परसेंटेज एस करेक्टर परसेंटेज पी करेक्टर। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ बोले या एनर्जी बोले, ठीक है, ये अलग अलग केस आएगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी बीई, बॉन्ड लेंथ और ईएन वैल्यू। ठीक है, तो अगर परसेंटेज करेक्टर बढ़ेगा तो ईएन वैल्यू क्या हो जाएगी? उल्टा हो जाएगा। अलग एक टेबुलर फॉर्म में लिख लो, परसेंटेज एस करेक्टर। पूरा नहीं आ रहा इस पे, तो मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं, समझ में आ जाना चाहिए आपको, तो मैं छोटा छोटा लिख दे रहा हूं, है ना। ओके, अब बोलो, आवाज आ रही है? हम्म, आवाज क्लियर है? एक मिनट रुकना, थोड़ा सा नेटवर्क डाउन हो रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे। आवाज आ रही है? अरे आवाज आ रही है मेरी? बस लास्ट जो कंक्लूजन मेरे को लिखना है, उसके बाद मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इसको छोड़ नहीं सकते, जो मैंने अभी समझाया है ना, तो इसको कंक्लूड करना है बस। तो अगर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ परसेंटेज एस करेक्टर, ठीक है, फिर दूसरा मैंने कॉलम ले लिया परसेंटेज पी करेक्टर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ बोले, बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, ठीक है।
बॉन्ड लेंथ और फिर ईएन वैल्यू, ईएन वैल्यू। तो अगर परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ेगा तो पी कैरेक्टर कम होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, लेंथ कम होगी, ईएन वैल्यू बढ़ेगी। कुछ बात समझ में आई? क्लियर? ऐसे ही या उल्टा बोल रहे हैं, एस कैरेक्टर कम होगा तो पी कैरेक्टर बढ़ेगा, स्ट्रेंथ कम होगी, लेंथ बढ़ेगी, ईएन वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, इसका मीनिंग है इंक्रीजेस, इसका मीनिंग है डिक्रीजेस। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, क्लियर? तो ये मैंने बात की ऑल अबाउट फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, ओके। बॉन्ड स्ट्रेंथ बोलें या बॉन्ड एनर्जी बोलें, दोनों बातें एक ही हैं। कभी बॉन्ड एनर्जी आ जाए तो भी बात वही है। ठीक है, ओके, चलिए, ओके, थैंक यू, बाय। ओके, बाय, जय हिंद।